हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आपने लास्ट के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। उनमें अपन ने डिटेल में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने बात की थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में एंड उसके बाद पढ़ा था अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये लास्ट के 2 लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किया था। आपने वो लेक्चर जरूर कंप्लीट कर लिए होंगे। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में एंड उसके बाद अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में। तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इसकी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहेगी मैं वहां पे अपडेट आपको करता रहूंगा। आज के इस वीडियो में अपन सबसे पहले बात करेंगे, अपने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी। अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किसके बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने किसकी बात की थी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी। कौन से लास्ट लेक्चर में। आज का अपना टारगेट होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि अपन ब्रीथ कैसे करते हैं। कंप्लीट अपन रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि किस किस टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं और अपन ब्रीथ किस तरीके से करते हैं, मतलब एक्टिव प्रोसेस होता है या पैसिव प्रोसेस होता है। तो कंप्लीट अपन ब्रीथिंग के बारे में आज के इस लेक्चर में जानेंगे। ब्रीथिंग को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद उसके बाद अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में एंड कैपेसिटीज के बारे में। किसके बारे में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपन स्टेप्स कौन कौन सी होती है रेस्पिरेशन के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग का मतलब ये होता है ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को बाहर निकालना। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अपन स्टेप्स जानेंगे रेस्पिरेशन की। वही ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन दोनों सेम प्रोसेस होती है। तो अपन स्टेप्स की बात करेंगे तो सबसे पहली स्टेप होती है इसके अंदर, ब्रीथिंग के अंदर, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। आप उसको ब्रीथिंग भी बोल सकते हो या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हो। ब्रीथिंग अपन ने पढ़ा था कि इसमें इनहेल करते हैं, कौन किसको, ऑक्सीजन एंटर करती है किसमें, लंग्स में, और CO2 कहाँ बाहर निकलती है, कहाँ से, लंग्स से। तो CO2 को अपन इनहेल करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। और यदि अपन CO2 को अपने लंग्स से बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ये पहली स्टेप हो गई किसकी, रेस्पिरेशन की। दूसरी स्टेप हो गई डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन। यदि ऑक्सीजन को अपन इनहेल कर रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएगी, लंग्स में। लंग्स में क्या प्रेजेंट होती है, एल्वेलाई। तो एल्वेलाई से और टिश्यू के बीच में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा किसका, ऑक्सीजन का। तो अंदर जाएगी टिश्यू के पास और टिश्यू से CO2 कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, गैसेज एक्सचेंज अकर बिटवीन द एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज बाय डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी फ्रॉम एल्वेलाई इनटू ब्लड। एल्वेलाई से किसमें होगी, ब्लड में। और CO2 कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होगी, CO2 डिफ्यूज होगी फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेलाई। मतलब ऑक्सीजन कहाँ से जा रही है, एल्वेलाई से ब्लड के अंदर जा रही है, और CO2 ब्लड से कहाँ आ रही है, एल्वेलाई के अंदर। तो ये सेकंड स्टेप हो गई किसकी, रेस्पिरेशन की। पहली स्टेप क्या हुई, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। दूसरी स्टेप क्या हुई, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन। ये दूसरी स्टेप हो गई। और थर्ड स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। किसके द्वारा, गैसेस का किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड के द्वारा। ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, लंग्स में, और लंग्स से कहाँ जा रही है, ब्लड, और ब्लड से कहाँ जा रही है, टिश्यूज के पास। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी, पहले आई लंग्स में, लंग्स से कहाँ आई, एल्वेलाई में, फिर ब्लड में गई, ब्लड से कहाँ गई, टिश्यू के अंदर। और CO2 कहाँ आ रही है, CO2 आ रही है टिश्यू से ब्लड, और ब्लड से लंग्स, और लंग्स से फिर कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, एक्सहेलेशन कर देंगे। तो 3 स्टेप आपको समझ में आ गई। पहली स्टेप क्या थी, ब्रीथिंग, ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर निकालना। दूसरी स्टेप क्या थी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, एल्वेलाई से ब्लड में जा रही है, और ब्लड से कहाँ आ रही है, CO2 एल्वेलाई में आ रही है। तो डिफ्यूजन हो रहा है कहाँ पे, एल्वेलर मेम्ब्रेन के पास में। और थर्ड स्टेप क्या होगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, लंग्स में, लंग्स से कहाँ जा रही है, ब्लड, ब्लड से कहाँ जा रही है, टिश्यू के पास। और CO2 कहाँ जा रही है, CO2 टिश्यू से ब्लड में आ रही है, और ब्लड से कहाँ आ रही है, लंग्स के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ऑक्सीजन का और CO2 का डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, ब्लड एंड टिश्यू के वहाँ पे। तो एक्सचेंज हो रहा है किसके द्वारा, डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरी इनटू टिश्यू। अब ब्लड से कहाँ आ रही है,
टिश्यू के अंदर आ रही है, ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के अंदर क्या आ रही है, डिफ्यूजन के थ्रू कौन आ रही है, ऑक्सीजन। और फिर इसका अपोजिट हो गया CO2 के लिए, CO2 कहाँ से डिफ्यूज हो गया, कहाँ आ रही है, टिश्यू से आ रही है, कहाँ पे, कैपिलरीज के पास। तो ये फोर्थ स्टेप हो गई क्या, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रेस्पायरेशन की स्टेप रहती है वो फिफ्थ स्टेप रहती है, जिसको अपन बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन या कैटाबोलिज्म। इसको सेल्यूलर रेस्पायरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल के अंदर जो अपन खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, जिससे अपन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किससे, जो सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है, जो भी अपन खाना खाते हैं वो ब्लड के अंदर क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, जिससे अपन को एनर्जी मिलती है। तो इसमें क्या होगी, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, जिससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब भी आप खाना खाते हो वो खाना अपनी सेल में चला जाता है और फिर वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का या जो भी खाना आप फूड खा रहे हो, एमिनो एसिड वगैरह जो भी आप प्रोटीन इंटेक करते हो, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद जो भी आप खाना खा रहे हो वो टुकड़ों में टूटता है, उसका ब्रेकडाउन होता है प्रोसेस के थ्रू। उसके अंदर एंजाइम भी इन्वॉल्व रहते हैं। आपने माउथ में पढ़ा होगा कि टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम रहते हैं, जिनके थ्रू अपने मुंह पर भी डाइजेशन होता है। ऐसे कंप्लीट बॉडी में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन होता है, इसके द्वारा ब्रेकडाउन होता है, जिससे अपन को क्या मिलती है, एनर्जी। और एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या रहता है, एंड प्रोडक्ट रहता है CO2 और H2O। मतलब ग्लूकोज की जैसे आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2O। तो ये 5 स्टेप हो गई किसकी, रेस्पायरेशन की। पहली स्टेप क्या हो गई, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड स्टेप हो गई डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। थर्ड हो गई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। फोर्थ स्टेप हो गई डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिफ्थ स्टेप अपन ने पढ़ी सेल्यूलर रेस्पायरेशन या कैटाबोलिज्म। उसके बाद स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन कंप्लीट करने के बाद अब अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की ब्रीथिंग क्या होती है। उसके बाद ब्रीथिंग 2 प्रकार की होती है, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। ऑक्सीजन को इनहेल करना और बाहर निकालना। इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, कौन कौन सी चीज़ों का यूज होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है। सबसे पहली लाइन है, ह्यूमन लंग्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव प्रेशर। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन का लंग्स है वो नेगेटिव प्रेशर पे क्यों काम करता है। इसके बाद अपन सेकंड लाइन में इसका अपन को आंसर मिल जाएगा कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, इंट्रापल्मोनरी मतलब इनसाइड लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है जो इनसाइड लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो क्या करता है, अलाउ करता है एयर को किसमें एंटर करने के लिए, लंग्स में। यदि इनसाइड मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर यदि कम होगा बाहर के प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थे, तो एयर ऑटोमेटिक बाहर से अंदर एंटर कर जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं कि नेगेटिव प्रेशर। इस वजह से अपने ह्यूमन लंग्स की जरूरत है। किस वे क्यों करता है, नेगेटिव प्रेशर पे, प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव प्रेशर पे क्यों काम करता है ह्यूमन का लंग्स, क्योंकि जब ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगी तो अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इस वजह से अपना लंग्स क्या करता है, नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है। इंसान का अपना जो है वो लंग्स किस पे काम करता है, नेगेटिव प्रेशर के ऊपर। सेकंड लाइन में आपको इसको समझ में आएगा कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है बाहर के प्रेशर की तुलना में। इस वजह से ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। यह आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे जो ब्रीथिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना, और दूसरी रहती है एक्सपायरेशन मतलब CO2 को बाहर निकालना। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इंस्पायरेशन प्रोसेस है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेस को करने के लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एनर्जी की। और एक्सपायरेशन जो प्रोसेस है वो पैसिव प्रोसेस है, मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए अपन को कोई भी एनर्जी की नीड नहीं रहेगी। तो ब्रीथिंग में अपन ने क्या पढ़ा कि इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस और एक्सपायरेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। मतलब इंस्पायरेशन को करने के लिए अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी और एक्सपायरेशन को करने के लिए अपन को कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्पायरेशन किस तरीके से होता है। आगे भी अपन इसके बारे में बात करेंगे, बस आपको यहाँ पे ओवरव्यू देखना है कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले इंस्पायरेशन में क्या करता है, अपने एक डायाफ्राम मसल्स रहती है जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है।
जैसे ही डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। डायाफ्राम मसल क्या करती है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि डायाफ्राम अपने जस्ट नीचे रहता है, इन्फीरियर रहता है, किसके, लंग्स के जस्ट नीचे रहता है। तो जैसे ही डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम किस में इंक्रीज होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। एंटीरियर ऊपर बोलते हैं, पोस्टीरियर नीचे बोलते हैं, ये हो गया। और जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहेगी, कहाँ रहती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दो टाइप की अपने रिब्स के अंदर मसल्स रहती है। पहली रहती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरी रहती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये कहाँ रहती है, ये बिटवीन रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहती है। अब जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये क्या करती है, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। डोर्सल वर्टिबल साइड हो गया, वेंट्रल स्टर्नल साइड हो गया, जो अपन ने बात की थी। तो यह करती है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है। और डायाफ्राम से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे क्या हो रहता है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसके बाद थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने के बाद अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और एयर एंटर कर जाती है किसमें, लंग्स के अंदर। यह प्रोसेस रहता है इंस्पायरेशन का, कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उससे क्या रहेगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इंटरनल जो अपना प्रेशर है लंग्स का वो कम हो जाएगा और एयर एंटर कर जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट है किसमें, एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या करता है, डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करती है, रिलैक्स हो जाती है। अब ये दोनों रिलैक्स हो गई तो इसका मतलब क्या रहा, अंदर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया और एयर क्या आ जाएगी, एयर मूव्स आउट फ्रॉम ऑफ द लंग्स, लंग्स से एयर बाहर निकल जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन एक्सपायरेशन, जो एक पैसिव प्रोसेस है। आपको समझ में आ गया कि ब्रीथिंग क्या होती है, इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन में एयर एंटर करती है लंग्स में, एक्सपायरेशन में क्या रहता है, CO2 बाहर निकलती है। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। ये आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब अपन बात करेंगे जो रेस्पायरेशन होता है वो डिफरेंट एनिमल में किस तरीके से होता है। रेस्पायरेशन इन डिफरेंट एनिमल, मतलब सब एनिमल्स में अलग अलग तरीके से रेस्पायरेशन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसमें भी दो टाइप की बात करेंगे। पहली अपन बात करेंगे कि जो डायरेक्ट रेस्पायरेशन रहता है वो डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया और इनडायरेक्ट रेस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया। जो डायरेक्ट रेस्पायरेशन रहता है वो किस में रहता है, कॉकरोच के अंदर या आर्थ्रोपोडा के अंदर। कौन सा, डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाले के अंदर क्या बात है कि यहाँ पे कोई भी रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। अब रेस्पायरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन, मतलब यहाँ हीमोग्लोबिन वगैरह एब्सेंट रहते हैं। किसके अंदर, डायरेक्ट रेस्पायरेशन के अंदर, जो किसमें होता है, कॉकरोच या आर्थ्रोपोडा के अंदर। जिससे क्या होता है, यदि इनके अंदर रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यू थ्रू ट्रेकियल ट्यूब्स। यहाँ ट्रेकियल ट्यूब्स के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ रेस्पायरेटरी पिगमेंट एब्सेंट रहता है। रेस्पायरेटरी पिगमेंट कौन कौन से हो गए, हीमोग्लोबिन हो गया और अन्य चीजें हो गई। उसके बाद ब्लड हैज नो रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रेकियल ट्यूब्स के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ब्लड का कोई भी रोल नहीं है। तो अपने डायरेक्ट रेस्पायरेशन में क्या पढ़ा, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कॉकरोच या आर्थ्रोपोडा। इनमें क्या होता है, कोई भी रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है और जो ऑक्सीजन का डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है वो टिश्यू के थ्रू होता है, किसके द्वारा होते हुए, ट्रेकियल ट्यूब्स के द्वारा। और यहाँ पे ब्लड का कोई भी रोल नहीं है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। मतलब एक तरीके से यहाँ पंपिंग सिस्टम नहीं पाया जाता, जैसा अपने अंदर हर्ट पाया जाता है, कहाँ पे, कॉकरोच के अंदर। उसके बाद इनडायरेक्ट रेस्पायरेशन क्या होता है, जो इनडायरेक्ट रेस्पायरेशन रहता है वो अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू की तरफ, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, टिश्यू के द्वारा होता है। उसमें कौन रोल प्ले करता है, ब्लड का रोल रहता है। यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस के अंदर रेस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे ब्लड प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ब्लड का रोल रहता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने में। तो समझ में आ गया आपको इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन क्या, इनडायरेक्टली रेस्पायरेशन क्या होता है। इनडायरेक्टली रेस्पायरेशन किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर।
जहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा, क्योंकि यह रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है और ब्लड इस पे प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो अपन ने क्या बात करी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट तरीके से होता है। उसमें सबसे पहला रेस्पिरेशन पढ़ा अपन ने डायरेक्ट रेस्पिरेशन, जो कॉकरोच या आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है, जिसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं रहता है। और ऑक्सीजन डायरेक्टली ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, ट्रेकियल ट्यूब्स के द्वारा। और ब्लड का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर, किसमें, डायरेक्ट रेस्पिरेशन में। फिर वहीं अपन ने बात की इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर, जहां ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू के द्वारा, किसके होते हुए, ब्लड से होते हुए, जहां रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। और ब्लड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर। चलो ठीक है, अपना डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ह्यूमंस के अंदर क्या रहती है, आपको ये पता होगा कि 12 पेयर क्या रहती है, रिब्स रहती है। किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर रिब्स जो अपने यहाँ प्रेजेंट रहती है लेटरल साइड के अंदर, जो अपने लंग्स को और हार्ट को सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रदान करती है, वो क्या कौन करती है, रिब्स जो लेटरल के अंदर रहती है। इनमें क्या रहता है, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट रहती है किसके अंदर, बिटवीन द रिब्स। अपन ने बात की थी अभी जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात की थी तब अपन ने बात की थी कि जो ह्यूमंस के अंदर रिब्स रहती है उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, इंटरकोस्टल मसल्स। ये किसके बीच में प्रेजेंट रहती है, रिब्स के बीच में। अब ये भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, 11 पेयर्स होती है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है। कौन, 11 पेयर कौन कौन सी होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और 11 पेयर कौन कौन सी होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो कौन कौन सी मसल्स हो गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब एक बार और रिवीजन करते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर। ह्यूमंस के अंदर 12 पेयर रिब्स होती है। इन रिब्स के बीच में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहती है जो 2 टाइप की रहती है। एक तो 11 पेयर रहती है जो कौन सी रहती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक 11 पेयर रहती है जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहती है। इनका क्या रहता है, ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद अपन बात करेंगे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर 2 टाइप ऑफ पल्मोनरी ब्रीथिंग होती है। मतलब एक तरीके से पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है और एक तरीके से नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। इसको भी अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें 2 टाइप की पल्मोनरी ब्रीथिंग होती है। अपन इसको समझते हैं कि पल्मोनरी ब्रीथिंग 2 टाइप की किस तरीके की होती है। सबसे पहले पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है जिसमें पॉजिटिव प्रेशर लगता है। इसमें क्या करता है, एक्ट लाइक ए प्रेशर पंप। कौन, इसमें प्रेशर पंप की तरह काम करता है। और एयर इज पंप्ड फोर्सफुली इनटू द लंग्स। इसमें फोर्सफुली क्या करते हैं अपन, जबरदस्ती तरीके से लंग्स के अंदर एयर को एंटर करवाते हैं। अब ये किसमें देखा गया, ये देखा गया फ्रॉग्स के अंदर जहां डायफ्राम एब्सेंट रहता है। ये किसमें देखा गया, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग किसके अंदर देखा गई, फ्रॉग्स के अंदर जहां डायफ्राम एब्सेंट रहता है। फ्रॉग्स कैन नॉट फीड एंड ब्रीथ साइमल्टेनियसली। मतलब जो फ्रॉग जो रहते हैं वो एक साथ खा भी नहीं सकते और ब्रीथ भी नहीं कर सकते, एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते। कौन, फ्रॉग। और ये किसके अंदर देखा गया, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग किसके अंदर देखी गई, फ्रॉग के अंदर जहां डायफ्राम एब्सेंट रहता है। इसके अंदर क्या करते हैं, प्रेशर पंप के थ्रू जबरदस्ती लंग्स के अंदर एयर एंटर करवाई जाती है। किसके अंदर, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग के अंदर, जो किसकी तरह काम करते हैं, एक तरीके से फोर्सफुली एयर एंटर करवा रहे हैं। ये किसमें देखा गया, फ्रॉग्स के अंदर देखा गया जहां डायफ्राम एब्सेंट रहता है। और फ्रॉग्स क्या एक और फीचर है जो फीड एंड ब्रीथ एक साथ नहीं कर सकते। ये किसके अंदर है, फ्रॉग्स के अंदर। उसके बाद अपन बात करेंगे नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ये किस तरीके से काम करती है, एक्ट्स लाइक ए सकन पंप की तरह काम करती है। ये मैमल्स के अंदर देखा गया इंक्लूडिंग ह्यूमंस, अपने अंदर भी देखा गया नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग जिसमें डायाफ्राम प्रेजेंट रहता है। किसके अंदर, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग के अंदर क्या रहता है, डायाफ्राम प्रेजेंट रहता है। और इसमें एक और अपन क्या करते हैं, मैमल्स कैन फीड एंड ब्रीथ एट द सेम टाइम। अपन जब ब्रीथ करते हैं तब फीड भी कर सकते हैं, मतलब अपन सांस लेते हैं तब खाना भी खा सकते हैं। ये किसके अंदर देखा गया, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग किसके अंदर देखी गई, ह्यूमंस के अंदर और मैमल्स के अंदर। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जो अपना ह्यूमंस का लंग है वो किस पे काम करता है, नेगेटिव प्रेशर के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि जो नेगेटिव प्रेशर रहता है अपने लंग्स के अंदर, तो अपन कौन सी ब्रीथिंग करते हैं, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग करते हैं। तो अपना जो लंग्स रहता है वो ऑलरेडी किस पे काम करता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग के ऊपर।
ये अपनी दोनों ब्रीथिंग हो गई वर्टिब्रेट्स के अंदर की। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग किसके अंदर देखी गई, जहां जबरदस्ती से एयर एंटर करवाई जा रही है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। ये किसके अंदर देखा गया, फ्रॉग्स के अंदर, जहां डायाफ्राम एब्सेंट रहता है। इस वजह से फ्रॉग्स एक टाइम पे न खाना खा सकते हैं और सांस ले सकते हैं, दोनों में एक ही काम कर सकते हैं। कौन, फ्रॉग्स। और नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग किसके अंदर देखी गई, मेमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर, जहां डायाफ्राम प्रेजेंट रहता है। और मेमल्स क्या करते हैं, फीड भी कर सकते हैं और ब्रीथ भी कर सकते हैं सेम टाइम के ऊपर। अब अपन बात करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के बारे में। नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है, नॉर्मल ब्रीथिंग विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट इज कॉल्ड इट क्यूट ब्रीथिंग या यूपोनिया। मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा हो अपना। जैसे अपन नॉर्मल इंस्पायर करते रहते हैं, बैठे रहते हैं नॉर्मली अपन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, जिसमें अपन को कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग या क्विट ब्रीथिंग। अब नॉर्मल ब्रीथिंग अपन कर रहे हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं और CO2 अंदर ले रहे हैं, इसमें किसका रोल है, 80% रोल रहता है नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर, किसका, डायाफ्राम का। किसका, अबाउट 80% ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग इज परफॉर्म बाय द डायाफ्राम। तो 80% रोल किसका रहता है, डायाफ्राम का। जब नॉर्मल अपन इंस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल और CO2 बाहर निकाल रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग। और इसमें 80% रोल किसका रहता है, डायाफ्राम का। डायाफ्राम सप्लाई बाय फ्रेनिक नर्व के द्वारा सप्लाई रहता है, और जो 80% रोल इसमें प्ले करता है ब्रीथिंग के अंदर, वो कौन करता है, डायाफ्राम। और नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत अपन को नहीं पड़ रही, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग या क्विट ब्रीथिंग या यूपोनिया बोलेंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। यहाँ बॉयल्स लॉ पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन इंस्पायर करेंगे तब अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा सिद्ध हुआ था, ये हुआ था बॉयल्स लॉ के द्वारा। जो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, वॉल्यूम के। ये कौन बोला, बॉयल्स लॉ बोला कि जब अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ प्रेशर कम हो जाएगा। ये किसने बोला था, बॉयल साहब ने बोला था कि व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज। ये कौन साहब बोले, बॉयल्स लॉ ने क्या बोला कि जो प्रेशर रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, किसके, वॉल्यूम के। तो ये बॉयल्स लॉ के द्वारा ही अपन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को डिटेल में समझेंगे। आपको नॉर्मल ब्रीथिंग क्लियर हो गई होगी। नॉर्मल ब्रीथिंग क्या रहती है, जब अपन नॉर्मल ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग। और इसमें मेजरली 80% रोल किसका रहता है, डायाफ्राम का। और इसमें डायाफ्राम किसके द्वारा सप्लाई रहता है, फ्रेनिक नर्व के द्वारा। उसके बाद अपन ने बात की, जो बॉयल्स लॉ रहता है वो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, किसके, वॉल्यूम के। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस वजह से इसका मेजर रोल है किसमें, इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में अपन डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंस्पायरेशन क्या होता है। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि इंस्पायरेशन क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें क्या करता है, ह्यूमन लंग्स वर्क ऑन नेगेटिव प्रेशर। ये भी अपन ने पढ़ लिया कि जो ह्यूमन का लंग्स रहता है वो नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है। दूसरी लाइन इसकी, ड्यूरिंग इनहेलेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मस्ट बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब अपन इंस्पायर करते हैं तो अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। सीधी सी बात है यार, जब अंदर का प्रेशर कम होगा तभी तो ऑक्सीजन अंदर आएगी। मतलब अंदर का प्रेशर होगा तभी तो एयर अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। उसके बाद दूसरा क्या है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसके अंदर, इंस्पायरेशन के अंदर, जिससे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या करता है, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, किसके अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर। और फोर्थ इसमें क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, किसमें, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है डोर्सो वेंट्रल। मतलब बैक साइड हो गया डोर्सल, फ्रंट साइड हो गया वेंट्रल। तो इस एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तब डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करता है थोरेसिक कैविटी का। फिर अपन को क्या मिलता है, जब ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है तब नॉर्मल इनहेलेशन होता है। अब इस डायग्राम की मदद से समझेंगे कि एयर एंटर कैसे हुई। सबसे पहले एयर किस तरीके से एंट्री, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गया, जिसमें किस चीज़ का रोल है, डायाफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का।
रिब्स एंड स्टर्नम जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आ जाएगी। ये रिब केज है जो प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और डायाफ्राम भी इसके साथ साथ क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसके लेवल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर इन लेवल को हाइड करके आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था। इंस्पायरेशन अपन ने पढ़ा कि लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, और एयर बॉडी के अंदर एंटर करती है जब अंदर का प्रेशर कम होता है बाहर के प्रेशर की तुलना में, जिसमें दो तरीके की मसल्स काम करती है। जिसको पहली मसल्स होती है जो डायाफ्राम मसल्स है, जिसका 80% रोल रहता है। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, जिसका भी इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के अंदर रोल रहता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के अंदर। जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन होता है उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन किसको बोलते हैं। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, मतलब नॉर्मल एक्सहेलेशन करना, ये एक क्या हो गया, पैसिव प्रोसेस हो गया। इसके अंदर किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो एक्सपायरेशन या नॉर्मल एक्सहेलेशन हो गया, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। ये जस्ट इंस्पिरेशन का अपोजिट होता है। यदि उसमें डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। यहाँ पे यदि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो यहाँ पे क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डायाफ्राम रिलैक्स होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगी, रिलैक्स करेगी। लंग्स का वॉल्यूम होगा जो डिक्रीज हो जाएगा, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो अंदर का प्रेशर है लंग्स के अंदर, वो क्या करेगा, ज़्यादा हो जाएगा। किसकी तुलना में, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। और एयर क्या करेगी, आउट ऑफ द लंग्स, मतलब बाहर निकल जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, इंस्पायरेशन का। और ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, और लंग्स का जो वॉल्यूम हो डिक्रीज हो जाएगा। और जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, मतलब जो अंदर के लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, मतलब अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा, जिससे लंग्स से क्या कर देगी, एयर बाहर निकल जाएगी। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखना कि यहाँ से क्या कर रही है, एयर लंग से बाहर निकल रही है। इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ से क्या करेगी, एयर बाहर निकलेगी। इसमें क्या हो रहा है, डायाफ्राम भी क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। डायाफ्राम के रिलैक्स होने से क्या हो रहा है, ये सब गैसेज बाहर निकल रही है, और रिब्स एंड स्टर्नम वापस क्या हो रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है। कि जैसे ही डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अपना कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्स पोजीशन में आएगी, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी उससे वापस रिलैक्स पोजीशन में आएगी, तो वापस एयर बॉडी से क्या रहेगी, बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। ये डायग्राम के लेवल भी आपको याद होने चाहिए, यदि नीट के अंदर आ सकता है तो इन लेवल को हाइड करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एनसीईआरटी के सब डायग्राम है जो मैं लेके आया हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अपन बात करेंगे फोर्सफुल ब्रीथिंग के बारे में। नॉर्मल ब्रीथिंग के बारे में अपन ने बात कर ली कि जहाँ पे डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम कर रही है। अब फोर्सफुल ब्रीथिंग क्या हो गई, जहाँ पे अपन को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, किसको, एयर को बाहर निकालने के लिए या अंदर लेने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर निकालना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट इन रिजल्ट इन फोर्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब इंस्पायर करने के लिए और एक्सपायर करने के लिए अपन को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, फोर्सफुल ब्रीथिंग। अब इसमें क्या होता है, जो दोनों प्रोसेस होते हैं वो एक्टिव प्रोसेस होते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर मसल कॉन्ट्रैक्शन। यदि आप फोर्सफुल ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ रही है। इसी वजह से क्या रहते हैं, दोनों एक्टिव प्रोसेस रहते हैं। कौन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, कौन से, फोर्सफुली जो अपन करते हैं उसके अंदर दोनों क्या रहते हैं, एक्टिव प्रोसेस रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब जब अपन फोर्सफुल इंस्पायरेशन या इनहेलेशन करते हैं, उसमें क्या करता है, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी मसल्स करता है। ये तो जो फोर्सफुल इनहेलेशन है, मतलब जो फोर्सफुली अपन इंस्पायर करते हैं, ये सेम है जैसे अपन नॉर्मल ब्रीथिंग या इंस्पायरेशन करते हैं उसके जैसा ही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और ये वहाँ पर भी एक्टिव प्रोसेस था, यहाँ पर भी एक्टिव प्रोसेस है, तो इसमें तो कोई मेजर डिफरेंस का डिफरेंस ही नहीं है, वो नॉर्मल जैसा ही है जो अपन नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वो एक एक्टिव प्रोसेस रहता है।
और जब अपन फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, एक्जेलेशन करते हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें एब्डोमिनल मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। एब्डोमिनल मतलब पेट वाली जो मसल्स करती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नहीं करती। अपन ने दो टाइप की मसल्स पढ़ी थी वहाँ पे, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ पे कौन सी काम करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस वजह से ये क्या है, ये भी एक्टिव प्रोसेस है, और वो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था तब भी वो क्या था, एक एक्टिव प्रोसेस था। तो यहाँ पे एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन में, कि एब्डोमिनल मसल्स क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, दो टाइप की मसल्स पढ़ी थी जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहती है। अपन ने कौन कौन सी मसल्स पढ़ी थी, दो टाइप की मसल्स पढ़ी थी। पहली मसल्स पढ़ी थी अपन ने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी मसल्स पढ़ी थी अपन ने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। फोर्सफुल जब अपन एक्सपायरेशन करते हैं तो ये एक तरीके का एक्टिव प्रोसेस हो गया, और इनहेलेशन करते हैं वो भी एक तरीके का फोर्सफुली एक्टिव प्रोसेस हो गया। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तब दो टाइप की मसल्स काम करती है। पहली एब्डोमिनल मसल्स, ये एक्स्ट्रा है, इस वजह से मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। जो अपन ने पढ़ा था वो इंस्पायरेशन में सेम था, यहाँ पे फोर्सफुली में भी और नॉर्मल में भी। लेकिन जब अपन फोर्सफुली एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों मसल्स अलग है। कौन कौन सी, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। कौन से, फोर्सफुली एक्सपायरेशन में। तो ये एक तरीके का एक्टिव प्रोसेस हो गया होगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अपना जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि इंस्पायरेशन क्या होता है। सबसे पहले इंस्पायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या करेगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में, मतलब ऊपर नीचे बढ़ा डायाफ्राम से, इधर पीछे और आगे बढ़ा किससे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से। अब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने के बाद क्या होगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर डाउन हो जाएगा। अंदर का प्रेशर डाउन हुआ, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो बाहर से एयर एंटर कर जाएगी अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। ये बेसिक्स है। इसी को फोर्सफुली इंस्पायरेशन भी बोलेंगे और इसी को नॉर्मल इंस्पायरेशन भी बोलेंगे। दोनों में एक्टिव प्रोसेस है, दोनों में एटीपी की रिक्वायरमेंट है। ये हो गया अपना इंस्पायरेशन, इसको हटाओ साइड में। अब अपन बात करेंगे एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन जस्ट इंस्पायरेशन का अपोजिट है। वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, डायफ्राम मसल्स क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है, जिससे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है, जिससे डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस में क्या कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी। इसी को बोलेंगे अपन एक्सपायरेशन। लेकिन आपको इसमें ये याद रखना है कि जो ये नॉर्मल एक्सपायरेशन ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, लेकिन जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है वो नॉर्मल एक्सपायरेशन से बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस होता है। अब अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करेंगे। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या रहता है, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। इन दोनों में फोर्सफुल एक्सपायरेशन में दोनों डिफरेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। आज का अपन सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में। यदि अपन, सीधी सी बात है, यदि अपन किसी भी गैस को या एयर एंटर कर रही है तो किस वॉल्यूम में कर रही है, वॉल्यूम को ऐड करने के बाद कैपेसिटी बनेगी, किस कैपेसिटी में अपन कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सबसे पहले अपन एक बेसिक सी बात करते हैं कि जो ब्रीथिंग रेट रहता है वो नॉर्मल एडल्ट के अंदर कितना रहता है, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। मतलब अपन एक नॉर्मल जो एडल्ट रहता है, मतलब जैसे मैं मान सकता हूँ, मेरे को अपन नॉर्मली 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। तो ये ब्रीथिंग रेट किस किस के ऊपर डिपेंड रहती है, एज फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड रहती है, बॉडी की कंडीशन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड रहती है, और डिजीज और पैथोलॉजिकल कंडीशन पर भी ऊपर ब्रीथिंग रेट डिपेंड करती है। लेकिन अपन एक आइडियली मान के चलते हैं कि एक एडल्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार क्या करता है, ब्रीथ करता है। और ब्रीथिंग रेट किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, एज के ऊपर, बॉडी कंडीशन के ऊपर, डिजीज के ऊपर एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर। और इन्फेंट है, जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो 26 से 40 बार ब्रीथ करते हैं 1 मिनट के अंदर।
अपन ने कितनी बार किया, 12 से 16 बार पर मिनट के अंदर। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको अपन इन्फेंट्स बोलते हैं, वो कितनी बार ब्रीथ करते हैं, वो 26 से 40 बार ब्रीथ करते हैं 1 मिनट के अंदर। तो अपन ने ब्रीथिंग रेट क्या पढ़ा कि जो नॉर्मल एडल्ट रहते हैं वो 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं 1 मिनट के अंदर। ब्रीथिंग रेट डिपेंड करती है एज के ऊपर, बॉडी कंडीशन के ऊपर, डिजीज के ऊपर या पैथोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर। इन्फेंट क्या करता है, 26 से 40 बार ब्रीथ करता है 1 मिनट के अंदर। अब अपन बात करेंगे क्लिनिकल स्टडी और लंग फंक्शन, ये एक और टॉपिक हो गया, इसको अपन पढ़ते हैं कि टू स्टडी द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, डायग्नोस या पैथोलॉजिकल कंडीशन, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज। कौन कौन से, स्पायरोमीटर, मतलब अपना लंग्स किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसमें कोई डिजीज है या नहीं है, उसको अच्छे से देखने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उसका नाम है स्पायरोमीटर। तो आपको याद रखना होगा कि जब अपने बॉडी के अंदर कोई, लंग्स के अंदर कोई डिजीज नहीं हो रही है या हो रही है, उसको अपन डायग्नोस करना, उसको देखना, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसका नाम है स्पायरोमीटर। पर्पस क्या रहता है, पर्पस टू डिटरमाइन लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसका पर्पस भी क्या रहता है, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इसको मेजर करने का, डिटरमाइन करने का। मतलब लंग्स की फंक्शनिंग के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। लंग्स के फंक्शन के लिए, उसकी कैपेसिटीज के लिए और लंग्स के वॉल्यूम को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, स्पायरोमीटर का। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के, लंग्स वॉल्यूम के बारे में अब पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, ब्रीथिंग रेट पढ़ा कि जो एडल्ट की रहती है वो 12 से 16 पर मिनट रहती है, और ये डिपेंड करती है एज के ऊपर, बॉडी कंडीशन के ऊपर और डिजीज या पैथोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर। इन्फेंट की कितनी पढ़ी अपन ने, 26 से 40 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद अपन ने क्लिनिकल स्टडी ऑफ लंग फंक्शन पढ़ा कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लंग्स है वो किससे मेजर की जाती है, स्पायरोमीटर के द्वारा। और इसका डिटरमाइन क्या रहता है, लंग्स किससे डिटरमाइन किया जाता है, टू स्टडी द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लंग्स और डायग्नोस क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर। कौन सा यूज किया जाता है, स्पायरोमीटर। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, टू डिटरमाइन लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। क्या है, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। उसके बाद अपन बात करेंगे लंग्स वॉल्यूम के बारे में कि कौन कौन सी वॉल्यूम के बारे में अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टाइडियल वॉल्यूम की, टाइडियल वॉल्यूम क्या होती है। इसकी सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टाइडियल वॉल्यूम क्या होती है। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, क्यूट ब्रीथिंग विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। टाइडियल वॉल्यूम वो होती है जब अपन नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हो, नॉर्मल स्थिति में बैठे हो, जब नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 500 ml पर ब्रीथ। और ये किससे मेजर की जाती है, स्पायरोमीटर से क्या की जाती है, मेजर की जाती है। सबसे पहले पर बात की किसकी, टाइडियल वॉल्यूम की। ये क्या होती है, जब एक पर्सन नॉर्मल इंस्पायर और नॉर्मल एक्सपायर करता है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। ये किसके द्वारा मेजर की जाती है, स्पायरोमीटर के द्वारा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml। अब अपन बात करेंगे माइन्यूट वॉल्यूम के बारे में। ये माइन्यूट वॉल्यूम क्या होती है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन 1 मिनट। अपन 1 मिनट के अंदर कितना ब्रीथ कर सकते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, माइन्यूट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइन्यूट वॉल्यूम का होता है कि टाइडल वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाई ब्रीथिंग रेट। तो माइन्यूट वॉल्यूम क्या होती है, जब टाइडल वॉल्यूम को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ब्रीथिंग रेट से। तो 500 ml टाइडल वॉल्यूम में हो गई, ब्रीथिंग रेट कितनी हो गई, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। तो माइन्यूट वॉल्यूम कितनी हो गई, 6000 से 8000 ml पर मिनट, मतलब 6 से 8 लीटर पर मिनट क्या हो गई, माइन्यूट वॉल्यूम हो गई। मतलब अपन 1 मिनट में इतना ब्रीथ कर सकते हैं, किसको, एयर को। तो माइन्यूट वॉल्यूम आपको समझ में आएगा कि माइन्यूट वॉल्यूम क्या होती है। जब अपन टाइडल वॉल्यूम को ब्रीथिंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइन्यूट वॉल्यूम। और इसकी माइन्यूट वॉल्यूम कितनी होती है, 1 मिनट में 6 से 8 लीटर पर मिनट। अपन ने क्या पढ़ी, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम पढ़ ली कि नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 500 ml। ये किसके द्वारा मेजर की जाती है, कि मेजर की जाती है स्पायरोमीटर के द्वारा। माइन्यूट वॉल्यूम क्या हो गया, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन 1 मिनट। 1 मिनट के अपन कितना ब्रीथ कर सकते हैं, उसको अपन ने क्या बोला, माइन्यूट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ब्रीथिंग रेट। तो माइन्यूट वॉल्यूम कितनी निकल गया है, 6 से 8 लीटर पर मिनट।
उसके बाद अपन बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में कि द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन इनहेल अबव द टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा अपन कितनी ब्रीथ इन कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम तो अपन ने नॉर्मल ले ली जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अपन फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, कितनी एयर अपन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं प्रेशर के द्वारा, मतलब दम लगा के अपनी बॉडी से फोर्सफुली कितना अपन एयर ले सकते हैं। तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है 2500 से 3000 ml, जो किसके द्वारा मेजर की जाती है स्पायरोमीटर के द्वारा। इसको अपन क्या बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको समझ में आएगा कि जैसे एक तो नॉर्मल अपन ने इनहेल किया जिसको अपन क्या बोला टाइडल वॉल्यूम, उसके द्वारा फोर्सफुली अपन कितना इंस्पायर कर सकते हैं उसको अपन ने क्या बोला फोर्सफुली इंस्पायरेशन कितना कर सकते हैं 2500 से 3000 ml, इसको अपन ने क्या बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको अपन ने क्या बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो किसके द्वारा मेजर की जाती है स्पायरोमीटर के द्वारा। अब अपन बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है। द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन एक्सेल अबव द टाइडल वॉल्यूम बाय फोर्सफुली एक्सपायरेशन। मतलब जैसे अपन को एक्सपायरेशन करना है तो अपन फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के बाद। टाइडल वॉल्यूम तो अपन नॉर्मल एक्सपायर कर ही रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन फोर्सफुली अपन कितना एक्सपायर कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के बाद, जिसको अपन ने क्या बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होती है 1000 से 1100 ml होती है और ये किससे मेजर की जाती है स्पायरोमीटर से मेजर की जाती है। तो आपको ये वॉल्यूम याद रखना है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो क्या हो गई फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के बाद। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1000 से 1100 ml और ये किससे मेजर की जाती है स्पायरोमीटर से मेजर की जाती है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गई कितना अपन टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2500 से 3000 ml। और टाइडल वॉल्यूम क्या हो गई नॉर्मल इंस्पायर या एक्सपायर करने वाले नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जो वॉल्यूम अपन इनहेल या एक्सहेल करते हैं वो कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम, उसकी वैल्यू कितनी होती है 500 ml। उसके बाद अपन फोर्थ वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे जिसको अपन बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम। अब ये क्या होती है रेसिड्यूल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। मतलब जितना भी अपन ने इंस्पायर किया, जितनी भी अपन के लंग्स के अंदर एयर है उसको अपन फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद, मतलब कंप्लीटली अपनी बॉडी से फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम अपने लंग्स के अंदर बचती है एल्वोलाई के अंदर बचती है उसको अपन क्या बोलेंगे रेसिड्यूल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1100 से 1200 ml, कितनी होती है 1100 से 1200 ml। तो आपको ये याद रखना है कि कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली बाय स्पायरोमीटर। ये एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वॉल्यूम के अंदर कि जो रेसिड्यूल वॉल्यूम होती है वो किसके द्वारा मेजर नहीं की जाती स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर नहीं की जाती। कौन रेसिड्यूल वॉल्यूम। और रेसिड्यूल वॉल्यूम के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि अपन फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी वॉल्यूम या कितनी एयर अपने लंग्स में बच जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1100 से 1200 ml और ये किसके द्वारा मेजर नहीं की जाती स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर नहीं की जा सकती। अपन ने लंग्स वॉल्यूम कंप्लीट करने के बाद अपन किसके बारे में बात करेंगे अब लंग्स कैपेसिटीज़ के बारे में। लंग्स कैपेसिटीज़ क्या होती है, लंग्स कैपेसिटी इज द सम ऑफ 2 और मोर लंग्स वॉल्यूम। क्या होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम को अपन ऐड करते हैं, सम करते हैं, उनको ऐड करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे लंग्स कैपेसिटी। क्या बोलेंगे लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी क्या होती है जब 2 या 2 से अधिक वॉल्यूम को अपन ऐड करते हैं, उनको जोड़ते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे लंग्स कैपेसिटी। तो सबसे पहले लंग्स कैपेसिटी अपन बात करेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब यहाँ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या हो गया कि कितनी वॉल्यूम अपन कितनी इंस्पायर कितना कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या आ गया टाइडल वॉल्यूम आ गई और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी हो गई 500 और 2500 से 3000 ml क्या हो गई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई 3000 से 3500 ml। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अपन किसको बोलेंगे जितना अपन इंस्पायर कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या आ गई टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये किसके अंदर आ गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ के अंदर। उसके बाद अपन बात करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में। एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़ क्या आ गई जितना अपन टाइडल वॉल्यूम पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना अपन एक्सपायर कर सकते हैं नॉर्मली और फोर्सफुली। तो नॉर्मली में कौन आ गया टाइडल वॉल्यूम और फोर्सफुली में कौन आ गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है 500 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है 1000 से 1100 ml।
तो टोटल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी आ गई 1500 से 1600 ml। अब अपन थर्ड बात करेंगे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में कि ये क्या होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज तो क्या होगी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जितना अपन इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मली और फोर्सफुली उसको अपन ने क्या बोला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसको बोला जितना अपन नॉर्मली एक्सपायर कर सकते हैं, नॉर्मली और फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं उसको अपन ने क्या बोला एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अपन बात करेंगे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, ये क्या होती है द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगी नॉर्मल एक्सहेलेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी वॉल्यूम अपने लंग्स में बच जाती है। पहली तो बच गई जो फोर्सफुली एक्सपायर किया था अपन ने, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया था अपन ने, तो एक तो ER भी बच गई और एक रेसिडुअल वॉल्यूम बच गई। मतलब नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कौन कौन सी बच गई अपने रेसिडुअल वॉल्यूम जो कभी भी लंग से बाहर नहीं निकल सकती, और एक बच गई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है। समझ में आएगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, जो वॉल्यूम अपने एयर जो अपने रिमेनिंग ले जाती है लंग्स में कब नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, वो कौन कौन सी रह गई रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अपन बात करेंगे फोर्थ वाइटल कैपेसिटी के बारे में, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। मतलब एक पर्सन कितना वॉल्यूम एयर दैट ए पर्सन कैन इनहेल कर सकता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। मतलब आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया उसके बाद आप कितना इनहेल कर सकते हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद आप कितना इनहेल कर सकते हो। तो उसमें कौन कौन सी आ गई टाइडल वॉल्यूम आ गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई। इतना अपन क्या कर सकते हैं इनहेल कर सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में अपन ने क्या पढ़ा कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुल सेकेंड डेफिनेशन भी अपन इसकी पढ़ लेते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। कितना अपन एक्सहेल कर सकते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद। तो उसमें क्या आ गया टाइडल वॉल्यूम भी आ गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गई। ये अपन फोर्सफुली इनहेलेशन कर सकते हैं। तो ये किसको क्या बोलते हैं अपन वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी आपको याद रखना है कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद कितना अपन इनहेल कर सकते हैं। तो उसमें आ गया टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये किसके अंदर आ गए वाइटल कैपेसिटी के अंदर। अब अपन लास्ट कैपेसिटी पढ़ेंगे टोटल लंग कैपेसिटी की। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब आप समझ रहे हो अपनी कितनी कैपेसिटी है। तो इसके अंदर चारों कैपेसिटीज आ जाएगी। कौन कौन सी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम किसके अंदर आ गई टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर। तो अपन ने कौन कौन सी पढ़ी, सबसे बात पहले अपन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गए जितना अपन नॉर्मली और फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने बात करी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंदर जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गए जिसके अंदर अपन नॉर्मल जितना एक्सपायर कर सकते हैं और फोर्सफुली जितना एक्सपायरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने बात करी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। इसके अंदर क्या हो गई द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितनी कौन कौन सी वॉल्यूम अपने लंग्स के अंदर रह जाती है उसको अपन ने क्या बोला फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसके अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई और रेसिडुअल वॉल्यूम आ गई। फिर अपन ने बात की वाइटल कैपेसिटी की जिसके अंदर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद एक्सहेलेशन करने के बाद कितनी एयर अपन इनहेल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि फोर्सफुली एक्सहेलेशन किया तो एक तो अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनहेल कर सकते हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, मतलब इस तीनों ही निकाल देती तो तीनों वापस से अपन इनहेल कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने बात करी टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में। टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गई, सब पूरी कैपेसिटी को मिला के उसको अपन क्या बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, जिसके अंदर क्या हो गई टाइडल वॉल्यूम हो गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई और रेसिडुअल वॉल्यूम हो गई। उसके बाद आज का अपन लास्ट टॉपिक बात करने वाले एल्यूलर वेंटिलेशन रेट की। एल्यूलर वेंटिलेशन रेट क्या होता है। अब आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि एल्यूलर वेंटिलेशन रेट क्या रहता है। कितनी वेंटिलेशन का मतलब क्या हो गया, कितना इधर से इधर बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब उस एरिया से वेंटिलेट हो रहा है। इसकी डेफिनेशन को अपन समझते हैं। सबसे पहले तो एल्यूलर वेंटिलेशन रेट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर रीचिंग द एल्यूलाई पर मिनट, मतलब कितनी वॉल्यूम एल्यूलाई में पर मिनट पहुंच रही है उसको अपन क्या बोलेंगे एल्यूलर वेंटिलेशन रेट।
वेयर गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस, जहां गैसेज का एक्सचेंज होता है वहां पर मिनट में कितनी वॉल्यूम पहुंच पा रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्यूलर वेंटिलेशन रेट। एवीआर अपन किसको बोलेंगे कि एल्यूलर वेंटिलेशन रेट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर रीचिंग द एल्यूलाई पर मिनट वेयर गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस, जहां गैसेज का एक्सचेंज होता है वहां पर मिनट कितनी वॉल्यूम पहुंच पा रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्यूलर वेंटिलेशन रेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा एल्यूलर वेंटिलेशन रेट का, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम मल्टीप्लाई ब्रीथिंग रेट। मतलब अपन को क्या करना है, टाइडल वॉल्यूम से माइनस करना है किसको, डेड स्पेस वॉल्यूम को। अब आप पूछोगे कि सर टाइडल वॉल्यूम तो पढ़ लिया अपन ने, लेकिन डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होती है, तो टाइडल वॉल्यूम अपन ने पढ़ लिया था जो कितनी होती है 500 ml। अब अपन बात करेंगे कि डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होती है, ये 150 ml होती है। ये वो वॉल्यूम होती है जिसका कोई एक्सचेंज नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन अन एक्सचेंज, मतलब जिसका न तो वो बाहर निकलती बॉडी से, न लंग्स के अंदर, न बॉडी से बाहर निकलती, न लंग्स के अंदर ही रहती है। मतलब इतनी वॉल्यूम है जिसका कोई एक्सचेंज नहीं होता, मतलब जो बाहर भी नहीं जाती और अंदर भी नहीं आती, उसका कोई एक्सचेंज नहीं होता, उसको अपन क्या बोलेंगे, डेड स्पेस वॉल्यूम। जो लंग्स के अंदर हमेशा पड़ी रहती है उसको अपन क्या बोलेंगे, डेड स्पेस वॉल्यूम। जिसका कितने होती है, 150 ml होती है, जो कितनी होती है 150 ml, कौन, डेड स्पेस वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम कितनी हो गई 500 ml, और ब्रीथिंग रेट कितनी हो गई 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। ये इसका फॉर्मूला हो गया कि टाइडल वॉल्यूम में से आप डेड स्पेस वॉल्यूम निकालोगे और उसको ब्रीथिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी आ गई, वो क्या आ जाएगी, एल्यूलर वेंटिलेशन रेट। तो एवीआर अपन ने कैसे निकाला, एवीआर निकाला, यहाँ निकाल रखा है कि ये होगी टाइडल वॉल्यूम, जिसमें से अपन ने डेड स्पेस वॉल्यूम को माइनस किया तो कितनी होगी 350 बच गए, और 12 से 16 क्या हो गई, ब्रीथिंग रेट आ गई पर मिनट। अब अपन ये जो यहाँ से निकला है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एल्यूलर वेंटिलेशन रेट कितनी आ गई है, 4200 से 5600 ml पर मिनट। इसको लीटर में देखेंगे तो 4.2 से 5.6 लीटर पर मिनट। इतना एल्यूलाई के पास जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे फ्रेश वॉल्यूम पहुँच रही है। कहाँ पे, एल्यूलर वेंटिलेशन के मतलब जहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होता है वहाँ पे जो वॉल्यूम पहुँचती है उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्यूलर वेंटिलेशन रेट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एल्यूलर वेंटिलेशन रेट का क्या होता है, एक बार और बता देता हूँ। जैसे ही अपन इंस्पायर करते हैं लंग्स के अंदर जाती है और जितना भी एक्सचेंज होता है वहाँ पे, मतलब कुछ वॉल्यूम बच जाती है जो हमेशा किसी भी तरीके से उसका एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब वो अनएक्सचेंज रहती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डेड स्पेस वॉल्यूम। और जितना भी वहाँ पे एक्सचेंज होता है वो क्या, उसको क्या अपन क्या बोलेंगे, एल्यूलर वेंटिलेशन रेट। तो एल्यूलर वेंटिलेशन रेट कितनी होती है 4.2 से 5.6 लीटर पर मिनट। और डेड स्पेस वॉल्यूम 150 ml होती है, जो क्या रहती है, रिमेन अनएक्सचेंज रहती है। आज के टॉपिक में अपन ने क्या क्या बात की, आज के टॉपिक में अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने के बाद अपन ने इंस्पायरेशन पढ़ा अच्छे से डिटेल में, और एक्सपायरेशन पढ़ा, वो दोनों आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद अपन ने बात की थी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में बात की अपन ने, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में, एंड फिर अपन ने बात की एल्यूलर वेंटिलेशन रेट के बारे में। आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप वहाँ पर आपको मिलती रहेगी, ऐसी फ्यूचर अपडेट जो भी आती रहेगी नीट और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया होता तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक वीडियो को जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शानदार शानदार डिटेल्ड टॉपिक जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है और जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर पूछ सकता है उनको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ। इनके अंदर जो भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन बाहर आए बनेंगे वो इन्हीं नोट से बन जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप इनसे पढ़ के 360 आउट ऑफ 360 नीट में ला सकते हो। आज के इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।